नाराबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है सोशल मीडिया पर बैन कर दी है। इसलिए आज से ये जेनजी रेवोल्यूशन या जेनजी प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। इसमें न कोई राजनीतिक दल है, इसमें न कोई नेता है। सारे जो जेनजी जनरेशन है वो आज से सड़कों पर आई है और उनकी डिमांड है कि सरकार तत्काल सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया है उसको हटाए और साथ ही इनका जो है अभी के राजनेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये आंदोलन शुरू हुआ है। तमाम तरह के बैनर, तमाम तरह के पोस्टर्स आप देख सकते हैं और युवाओं में एक जोश है, युवाओं में एक उत्साह है अपने अधिकार को लेकर, अपने जो राजनीतिक अधिकार है उसको लेकर यहाँ पे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से ये शुरू हुआ है, देखना है कि यह कितना लंबा चलेगा। काठमांडू से पंकज दास, आज तक। दास की आप रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए पंकज। लगातार आप उन प्रदर्शनकारियों के बीच भी थे, क्या मांगे रख रहे हैं दरअसल ये, और क्या मामला सुलझ सकता है या सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए सरकार कोई भी मामला सुलझाने के लिए सरकार को वार्ता करनी होगी और क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन का न कोई नेता है न कोई नेतृत्व है, ये भीड़ है तो सरकार आखिर बात करेगी तो किससे करे। इसलिए सरकार को या तो इनकी बातें माननी होंगी, जो सोशल मीडिया पर बैन है उसको हटाना होगा और कोई दूसरा कानूनी रास्ता सरकार को अपनाना होगा और जाके ये मामला शांत हो सकता है। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इसलिए तत्काल कोई रास्ता क्योंकि जिस तरह की सरकार ने आज बल प्रयोग किया है, निश्चित रूप से इसकी प्रतिक्रिया कैसे देखने को मिलेगी। सरकार ने आज हाल ही प्रदर्शन लगा दिया है, लेकिन जिस तरह की बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी जो जेनजी पीढ़ी है वो जहाँ सड़कों पर उतरी है, तो उससे ये सरकार के कंट्रोल करने से कंट्रोल होने वाला दिख नहीं रहा है। इसलिए आने वाले दिन में सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ये जो सोशल मीडिया पर बैन है इसको लेकर ये आक्रोश है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि भूषण, तस्वीरें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। काठमांडू में सब कुछ ठीक नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि ठीक हो पाएगा, क्योंकि अगर बातचीत हो भी तो किससे हो, कोई मुखिया, कोई संगठन तो है नहीं है। बिल्कुल, देखिए पंकज वही बता रहे थे नेहा कि नेतृत्व तो करता नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल एजिटेशन होता है, इस तरह का कोई आंदोलन होता है तो उसमें आप किसी से वार्ता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो युवाओं की एक बड़ी संख्या जो है वो सड़क पे दिख रही है। और सबसे खास बात यह है कि कुछ लोग जो नेपाल में हैं उनसे हमारी जो बातचीत हो पा रही है, उनका ये कहना है कि ये सोशल मीडिया पर बैन जो है वो सेकेंडरी मुद्दा है। पहला मुद्दा जो है वो ओली सरकार का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और सरकार ने अपनी नाकामी या जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है नेपाल में, उसको कहीं ना कहीं पाटने के लिए, उसको छिपाने के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाया है। तो सरकार के फैसले को, जो सोशल मीडिया पर सरकार का फैसला आया बैन का, कई सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो इन तमाम प्लेटफॉर्म पे जो बैन है उसको कहीं ना कहीं जो नेपाल के युवा हैं वो ये इस कार्रवाई के तौर पे ले रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियों को इन करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जैसा वहां के लोग बता रहे हैं और जैसा पंकज भी बता रहे हैं वहां से कि जो कैंपेन है, जो आंदोलन है वो इतना बड़ा है और जिस तरह से बड़ी संख्या में जो हुजूम जो है वो काठमांडू की सड़कों पे है, वो अपने आप में सरकार के लिए, वहां की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है नया। और जो और जगहों से रिपोर्ट आ रही है, न केवल काठमांडू बल्कि नेपाल के कई और जो प्रमुख शहर हैं वहां भी लगभग इसी तरह की सुगबुगाहट है। हो सकता है ये प्रोटेस्ट दूसरे शहरों में, जो नेपाल के दूसरे शहर हैं वहां पर भी शाम तक या कुछ घंटों में प्रोटेस्ट वहां भी देखने को मिले। लेकिन काठमांडू की तस्वीर अपने आप में जो मौजूदा ओली सरकार है नेपाल की, उसके लिए चिंता का सबब बनी हुई है। मैं ये भी जानना चाहूंगी पंकज से, इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट कैसे हुए? क्योंकि अगर व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया या कनेक्शन साइट्स को आपने बैन किया है, जिससे लोग संपर्क में रहते हैं, तो आखिरकार इस तरह का मैसेज कैसे पास ऑन हुआ है? पंकज, मेरा सवाल आपसे है ये। फिर से सवाल दे रहे हैं। ठीक है, मैं पंकज का रुख करूंगी। लेकिन शशि भूषण, इस तरह की तानाशाही से तो काम नहीं चलने वाला है। जाहिर तौर पर अगर आप किसी भी प्रशासन को चलाते हैं, उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है?
मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आखिरकार अगर इस तरह का ब्लैंकेट बैन है सभी सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर, व्हाट्सएप तक पर, तो इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा कैसे हुआ है? कैसे ये मैसेज पास ऑन हुआ कि यहाँ पर आइए, प्रदर्शन करिए, सड़क पर उतरिए? बिल्कुल सरकार को लगा नहीं था कि ये लोग आ जाएंगे, लेकिन ये जो है जो छोटे सोशल मीडिया के बारे में शायद सरकार को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मैसेज फैलाया जा सकता है। नेपाल में टिकटॉक अभी जो चाइनीज ऐप है सोशल मीडिया का टिकटॉक, उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो एक तो टिकटॉक बहुत बड़ा ये कारण बना जो आज इतनी बड़ी संख्या में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरे जो और भी छोटे रेडिट करके एक ऐप है जिसको कल शाम को सरकार ने बैन किया है, क्योंकि रेडिट से पिछले एक हफ्ते की तैयारी चल रही थी और उसके माध्यम से सारे युवाओं तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा था। और कई सारे लोग जो है VPN प्रयोग करके भी सरकार के द्वारा बैन किए सोशल मीडिया को प्रयोग भी कर रहे थे और अपने मैसेज वो पहुंचा रहे थे। तो जो टिकटॉक पर जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक जिस पर सरकार ने बैन नहीं लगाया था, वो एक बड़ा इन प्रदर्शनकारियों के इकट्ठे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में विचलित और परेशान करने वाली हैं, क्योंकि काठमांडू में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और भी बड़ी संख्या में, जिस पर अभी तक पुलिस काबू नहीं पाई और लग भी नहीं रहा है कि इस तरह का प्रदर्शन काबू में आएगा। ये लगातार हिंसक रूप अख्तियार करता जा रहा है और वहाँ पर छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रकों के ऊपर चढ़ गए हैं और प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये मुख्य मार्ग बताया जा रहा है काठमांडू का, जहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। संजीव मेरे सहयोगी इस वक्त काठमांडू से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजीव, क्या आप तस्वीरें दिखा सकते हैं वहाँ की लाइव, क्योंकि कुछ तस्वीरें तो हमें मिल रही है, लेकिन अगर किसी और एंगल से तस्वीरें मिले तो ये बेहतर हम समझ सकेंगे कि वहाँ पर स्थिति क्या है। यहाँ पे स्थिति आज सुबह 9 बजे से ही वो जैन जी वाले प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट्स पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें अभी हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि 2 लोग को गोली भी लगा है। उसमें एक पत्रकार, नेपाल कांतिपुर टीवी का पत्रकार भी है, उसका अभी तक वेरीफाई करना जरूरी है। लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत मैसिव तरह से स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। संजीव, ये जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां से कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं? मुझे लग रहा है आप किसी हाइट पर खड़े हैं, वहां से दिख रहा है प्रदर्शन, तो आप कुछ तस्वीरें दिखाइए, हम तक भेजिए, क्योंकि लगातार हम 2 ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप उस जगह पर मौजूद हैं तो प्लीज तस्वीरें दिखाइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम उस जगह से कुछ किलोमीटर्स दूर है। यहाँ की तस्वीर हम दिखा नहीं सकते। यहाँ पे प्रदर्शन कोई नहीं हुआ। हम जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, समझ गई मैं। इस बीच पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, ये स्थिति बहुत विकट है और इसकी इमरजेंसी सरकार को समझनी होगी कि कैसे ऐसे में वहां पर अगर विरोध प्रदर्शन और बढ़ते हैं, पूरे काठमांडू तक फैलते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको एक रेड अलर्ट जारी करना होगा। क्या अभी तक ऐसा कोई रेड अलर्ट दिख रहा है? अभी एक खबर मिली है कि जो पार्लियामेंट का एरिया है, चारों तरफ जिन एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है वहाँ वो सेना के हवाले कर दिया गया है। वहाँ सड़कों पर सेना को उतार दिया गया है और 2 लोगों को गोली लगने की खबर भी आ रही है। जैसा कि अभी बता भी रहे थे, इनमें एक कांतिपुर के पत्रकार है, उनको रबर की जो बुलेट है वो उनके सीने में लगी है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। पास के जो सिविल हॉस्पिटल है दानेश्वर में, वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। इसी तरह एक और प्रदर्शनकारी है, उनको भी रबर की बुलेट लगी हुई है और सेना के हवाले ये पूरे एरिया को कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण किया जा सके। और अभी ये खबर आई है कि पुलिस और
जो सशस्त्र प्रहरी बल थे उनके नियंत्रण से बाहर जाने के बाद सरकार ने जो है वो सेना को उतार दिया है। सेना के हवाले पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसको कर दिया गया है। इसी बीच में अभी होम मिनिस्ट्री में जो है हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, जिसमें सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको की टाइम से बुलाया गया है और होम मिनिस्टर ने जो सारे पुलिस है उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं और उसके बाद आगे की ठीक है, आपको रोकेंगे एक सेकंड। ये संसद परिसर में दाखिल होते प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये ह्यूमन चेन बनाई गई है, कोई सीढ़ी कुछ नहीं है, एक के ऊपर एक खड़े होकर ये संसद परिसर में दाखिल हो गए। जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र पर कितना बड़ा हमला है ये आप सोच सकते हैं कि अगर वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के लिए लिखा जा रहा है किसी भी सोशल मीडिया साइट पर या वेबसाइट पर, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है। और इसी ब्लैंकेट बैन के विरोध में ये प्रदर्शनकारी आप संसद भवन परिसर तक पहुंच गए थे। ये पहले की तस्वीरें आपने देखी, हमने आपको ये जानकारी दी थी कि वहां तक प्रदर्शनकारियों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अंदर भी परिसर में कुछ दाखिल हो चुके हैं। ये जाहिर तौर पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिससे अब निपटने के लिए सेना को उतारा गया है। पंकज दास मेरे सहयोगी। पंकज, आप जानकारी दे रहे थे कि कैसे सेना के साथ मीटिंग करके अब स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। कौन कौन से वो लोग हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुए और किसने ये मीटिंग बुलाई थी? ये मीटिंग जो है होम मिनिस्टर ने बुलाई है। अभी सिंह दरबार जो यहाँ का सारे मंत्रालय इसमें है, यहाँ पे मीटिंग गृह मंत्रालय के भीतर बुलाई गई। होम मिनिस्टर खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसमें नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स और जो NID है यहाँ का राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है यहाँ का, और उसके बाद नेपाल आर्मी, इन चारों के चीफ को यहाँ पे बुलाया गया है। इनके साथ जो है होम मिनिस्टर मीटिंग आगे की सुरक्षा नीति, क्योंकि संसद भवन के भीतर हुई बहुत बड़ी बात है और बड़ी चिंता की बात है सरकार के लिए। तो ये हाई लेवल मीटिंग, इसी बीच में एक और खबर मिल रही है कि सरकार ने जो राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है और इन जगहों पर भी जो है वो कर्फ्यू आदेश जारी कर दिया है। इसको कहीं ना कहीं आशंका थी कि ये जो प्रदर्शनकारी है जिनको पार्लियामेंट बिल्डिंग हटाया गया है, ये फिर जो है अब राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के निवास की तरफ बढ़ सके हैं। इसलिए जिस सिंह दरबार है, जो यहाँ का सारे मंत्रालय दरबार, राष्ट्रपति भवन जहाँ शीतल निवास जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं और बालुआटार एरिया जहाँ पर प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, इन जगहों पर भी कर्फ्यू आदेश जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वो इस तरफ घुस नहीं पाए। तो ये एक नई डेवलपमेंट है यहाँ पे। उनको डर है, उनको आशंका है सरकार को कि हो सकता है कि ये यहाँ से हटाने के बाद, पार्लियामेंट बिल्डिंग से हटाने के बाद, ये जो भीड़ है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भवन में इनका अगला टारगेट हो सकता है। लेकिन कर्फ्यू काफ़ी नहीं है पंकज यहाँ पर, और जहाँ पर भी आपने कर्फ्यू बताया वहाँ पर तो प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद है। एक आपातकालीन स्थिति है वहाँ पर, एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसे सेना अब निपटेगी, लेकिन उनके भी मेजर्स काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिवियर मेजर्स देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ स्थिति हमने श्रीलंका में देखी थी। वहाँ पर किस तरीके से तख्ता पलट हो गया था, वहाँ पर जो हाई कमांड में लोग थे उन्हें वहाँ पर शहर छोड़कर भागना पड़ा था। वैसी स्थिति यहाँ काठमांडू नेपाल में ना हो, उससे निपटने के लिए क्या इंतज़ाम? क्योंकि कई बार आपका कर्फ्यू काम नहीं आता है, आपके बैरिकेड्स, आपका किसी भी तरह का कोई भी मेजर काम नहीं आता है। ऐसे में हाईएस्ट मेजर क्या है अब? क्योंकि 2 लोग घायल भी हुए हैं रबर बुलेट से, लोग घायल ना हो, उन्हें नुकसान ना पहुंचे, उसके बावजूद स्थिति नियंत्रण में आ जाए, इसके लिए क्या इंतजाम, क्या प्लान है? देखिए, सेना ही नेपाल सरकार का अंतिम विकल्प है। ये सेना ही और सरकार जो है वो अपने अंतिम विकल्प 1 घंटे के भीतर अगर प्रदर्शनकारियों ने सरकार को घुटने पर ला दिया है और सेना की सड़कों पर उतरना, मतलब ये सरकार का अंतिम अस्त्र है। सेना से बड़ा कुछ भी नहीं है। या तो सरकार को झुकना होगा, सोशल मीडिया पर जो बैन लगा उसको हटाना होगा, नहीं तो ये प्रदर्शन और अधिक बढ़ सकता है। और नेपाली सेना के बारे में बता दूं, सेना को अगर ये गोली चलाने के लिए कहा जाएगा तो शायद सेना भी उससे निकल जाए, क्योंकि नेपाली सेना को पता है कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो जेनजी जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके खिलाफ नहीं करने का मतलब हो सकता है कि ये बगावत जो है सेना के खिलाफ भी हो जाए। इसलिए स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए जरूर सेना को, सरकार ने अपना अंतिम विकल्प सेना को उतार दिया है, लेकिन सेना न गोली चलाने वाली है वहाँ पे। बस वहाँ पे सरकार के आदेश का इसका पालन कर रही है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर जो है सरकारी संपत्ति है इसका ना हो, इसलिए सेना को उतारा गया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अनुराग, किस तरीके से आप स्थिति को देख रहे हैं? सेना को उतारना, सेना की तरफ से सारी कार्रवाई करवाना, क्या ये काफी है या फिर स्थिति इस वक्त नियंत्रण से बाहर हो गई है? क्योंकि जो तस्वीरें हम संसद भवन परिसर की देख रहे हैं उससे तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। अभी तो कर्फ्यू लगाने वाले हैं सरकार। बाय इवनिंग इट शुड बी ओके आई थिंक। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। हाँ, अभी तो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन लगता है शाम तक कुछ कूल डाउन हो जाएगा शायद। Maybe there will be an understanding in the government. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहरहाल पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, लास्ट एक्शन होता है सेना को इस तरीके से स्थिति में उतारना, उनके माध्यम से सभी चीज़ों को नियंत्रण में करना, कर्फ्यू कारगर ना होना, उसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर व्यवधान हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि कर्फ्यू पहले से ही लागू है, उसके बावजूद ये स्थिति हम देख रहे हैं तस्वीरों में। अब क्या किसी एक्शन की हम उम्मीद करें? कैसे ये पूरा जो वहाँ पर क्राउड है इसको तितर बितर किया जाएगा और सड़कों को सैनिटाइज किया जा सकेगा? ये बिल्कुल, ये देखिए सरकार के पास अब विकल्प बहुत कम है। अगर इससे भी आज जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है और सरकार ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, यदि इसके बाद अगर कल इससे भी अधिक भीड़ आ गई सड़कों पर तो सरकार के लिए बिल्कुल स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और जैसा आपने श्रीलंका का तो हो सकता है यहाँ कई लोगों ने ये चेतावनी दी थी, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। अपनी सरकार जो लोग हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी वो लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह का बैन ठीक नहीं तो यहाँ श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। तो शायद सरकार ने वही सोच कर जो प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन के आसपास जो कर्फ्यू लगाया है, ये वही सोच कर लगाया कि यहाँ पर श्रीलंका जैसी स्थिति ना हो। तो सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। अब ये प्रदर्शन कल से किस तरह से और आगे रुख करेगा, और आज जो कर्फ्यू लगाया गया है जिन इलाकों में, उन इलाकों में वो प्रदर्शनकारी अभी वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और सेना किस हद तक एक्शन लेती है, इन सब पर डिपेंड करता है कि सरकार का आगे का रुख क्या होगा। ठीक है, ये एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप बने रहिए पंकज हमारे साथ, क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास। ओली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन की स्थिति अब काबू से बाहर हो गई है। सेना को अब उतारा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर कड़ाई से कर्फ्यू को लागू किया जाएगा ताकि सड़कें सैनिटाइज की जा सकें, और जो स्थिति हमने श्रीलंका में देखी थी वो एक बार फिर से काठमांडू में ना दिखाई दे। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, आज ही ज्यादा संकट गहराया है या फिर ये कल से ही शुरू हो गया था? नहीं, आज ही 8 सितंबर का दिन इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था कि आज ही प्रदर्शन किया जाए, लेकिन इसकी तैयारी जब से सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है उसी दिन से शुरू हो गया था। और लोगों को आशंका कि अभी क्योंकि प्रधानमंत्री केपी ओली चीन गए थे, वहाँ पे उन्होंने जो चीन का सैन्य प्रदर्शन था, यहाँ किम जोंग उन और शी जिनपिंग के साथ उन्होंने मंच साझा की थी, तो लोगों में ये भी आशंका है कि कहीं ये ओली सरकार जो है ये उत्तर कोरिया की राह पर तो नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरह से निरंकुशता उत्तर कोरिया में है, नेपाल में भी वही स्थिति तो नहीं बनने जा रही है। तो इस तरह का भी, और जिस समय प्रधानमंत्री केपी ओली चाइना में थे वहीं से उन्होंने बैन का ऑर्डर दिया था और नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ था। तो ये कहना अब आगे बहुत मुश्किल है कि ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा और ये क्या रूप ले सकता है। क्या श्रीलंका का इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा या बांग्लादेश वाली अवस्था यहाँ पे आएगी? जी पंकज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि काठमांडू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। जाहिर तौर पर ओली सरकार पर एक बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को काबू में करना है, दूसरा अपनी सरकार को बचाना है, तीसरा जो राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, प्रधानमंत्री दफ्तर है, वहां पर प्रदर्शनकारियों के दाखिल है। कई सारी चुनौतियां हैं क्योंकि लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने और वाटर कैनन से भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सेना एक्शन में आती है, सेना किस तरह के कड़े कदम उठाती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी सोशल मीडिया पर बैन के बाद ये विद्रोह की स्थिति आई है और आज ये सबसे ज्यादा विकट रूप ले चुकी है।
तीन तस्वीरें, तानाशाही के खिलाफ आम जनता का बिगुल किस तरीके से हावी होता है किसी सरकार पर, यह काठमांडू में इस वक्त एक बानगी के तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर भ्रष्टाचार सरकार करेगी तो इसी तरीके से लोग उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। और उनको सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल ना करने देना स्थिति को और ज़्यादा यहाँ पर गहरा देता है। ये भी इस वक्त की ताज़ा स्थिति काठमांडू में दिखाई दे रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त काठमांडू के मुख्य सड़क के बावजूद अन्य सड़कों पर भी किया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है। नेपाल की संसद में युवा प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। ये भी अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पानी की बौछार और आंसू गैस के बावजूद इन्हें नियंत्रण में नहीं किया जा सका है। ये देखिए बाउंड्री, आप देखिए ये संसद परिसर की है, इसके ऊपर इस वक्त प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो अंदर दाखिल हो चुके होंगे। वो तस्वीरें भी धीरे धीरे कर आएंगी सामने। और यही स्थिति हमने देखी थी कि श्रीलंका में भी हुई थी, जब वहां पर भी आम जनता सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए उतर आई थी। आसमान छूती महंगाई के खिलाफ था और सरकार को ये दिखाया था कि आम जनता की आवाज में, उनके प्रदर्शन में